जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। यूपी पीसीएस का मॉक टेस्ट हम लोग 11 कर रहे हैं, ठीक है। और इसके पहले जो है 10 टेस्ट अपलोड हो चुके हैं, मॉक टेस्ट जाके देख सकते हैं और सीख सकते हैं। बिल्कुल वही प्रश्न रखा हूँ जो भी आने के, जिनके पूरे प्रबल चांस हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, नीचे दिए गए कूट के हिसाब सहायता से आपको सही उत्तर चुनना है। तो पहले असर्शन पढ़ लेते हैं। ऊंचाई के साथ हिमालय के जंगल भी बदलते हैं, ठीक है। हिमालय के पर्वत पे जैसे जैसे ऊंचाई बदलती है वैसे वैसे जो है जंगल यानी कि फॉरेस्ट भी बदलते जाते हैं। ऊंचाई के साथ साथ जलवायु के तत्व जो है की मात्रा नियमित रूप से परिवर्तित होता रहता है, ठीक है। तो इसका क्या होगा उत्तर? ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ए सत्य है और आर असत्य है, ए असत्य है और परंतु आर सत्य है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि ए और आर दोनों क्या है? सत्य है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। देखिए जैसे जैसे माउंट एवरेस्ट पे जाते हैं, ठीक है, ऊंचाई के साथ साथ आर्द्रता, ठीक है, आर्द्रता, टेम्परेचर यानी कि तापमान, ये सब क्या होता है? वर्षा, सब बदलता रहता है, ठीक है। और जब बदलता है तो उसके हिसाब से क्या होते हैं? जंगलों का भी निर्माण होने की स्थिति बदल जाती है और परिवर्तन उनमें दिखाई पड़ने लगता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। लंबे समुद्री मार्गों के बीच वह स्थान जहां जहाजी यात्री के लिए ईंधन यानी कि पेट्रोल वगैरह, पानी, खाद्य पदार्थ आदि ले लिया जाता है कहलाते हैं, ठीक है। मतलब कि जैसे गाड़ी चलती है, ट्रेन चलती है, तो बीच बीच में हम लोग रुक के जो है स्टेशन पे खाना पीना ले लेते हैं और वहाँ पे कहीं कहीं जो पेट्रोल कमी होती है पेट्रोल भर दिया जाता है। वैसे ही समुद्रों में समुद्री जहाज़ों के लिए ऐसी व्यवस्था होती है, उनको क्या कहते हैं? नवल पोर्ट कहते हैं, इंट्रोपो पोर्ट कहते हैं, या पोर्ट ऑफ कॉल कहते हैं, या ऑयल पोर्ट कहते हैं। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि पोर्ट ऑफ कॉल कहते हैं ऐसे ऐसी जगहों को जो कि समुद्र में होते हैं। प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा किस नदी के तट पर स्थित है? ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है वह किस नदी के तट पर स्थित है? डार्लिंग नदी के तट पर स्थित है, कि मोलोंगो नदी के तट पर, या मरे नदी के, या इनमें से किसी नदी के? तो तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि मोलोंगो नदी के तट पर स्थित है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। निम्न में से कौन सी झील जो है बोल्विया और पेरू के सीमाओं पर स्थित है? बोल्विया और पेरू के सीमा पर कौन सी झील स्थित है? विक्टोरिया झील है, कि टिटिकाका झील, रिब्बन झील, या बॉयलिंग झील? तो चौथे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि टिटिकाका झील जो है किस पे स्थित है? बोल्विया और पेरू की सीमा पर स्थित है। प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। यूनाइटेड किंगडम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यूनाइटेड किंगडम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट ब्लैंक है, माउंट एल्ब्रस है, वेन नेविस है, या मिरापी है? तो पांचवें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि बेन नेविस जो है यूनाइटेड किंगडम की क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। नीचे दिए गए कूट की सहायता से आपको उत्तर चुनना है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मांग और आपूर्ति पर निर्धारित होती है, यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी किस पे निर्धारित होती है? डिमांड और सप्लाई पे, ठीक है, डिमांड और सप्लाई पे, ये कह रहे हैं पहले प्रश्न में। एडम स्मिथ ने इसे क्या कहा है? अदृश्य हाथ कहा है, यानी कि इनविजिबल हैंड कहा है, ठीक है। किसने? एडम स्मिथ ने। तो ध्यान रखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है मांग और आपूर्ति की शक्ति पर निर्धारित होती है, बिल्कुल सही बात है। और एडम स्मिथ साहब ने इसको अदृश्य हाथ कहा है, बिल्कुल सही बात है। देखिए बात तो दोनों सही है, लेकिन ये जो है एक दूसरे की इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। रीजन क्यों? क्योंकि ये सिर्फ कहे हैं, ये क्यों होता है ये चीज़ थोड़ी ना बता रहे हैं। तो ध्यान रखना है आपको। इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि ए और आर दोनों क्या है? सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है। प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं।
भारत में पीली क्रांति की शुरुआत हुई थी। भारत में पीली क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1967 में, 1970 में, 1986 में या 1976 में? तो भारत में पीली क्रांति की शुरुआत जो है 1986 में, 1986 में हुई थी। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तेल के उत्पादन से संबंधित है, यानी खाने वाले तेल के उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति की शुरुआत जो है 1986 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, 1986 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा शुरू किया गया था, पीली क्रांति की शुरुआत हुई थी। प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं। चाइल्ड ऑफ प्रोटेक्शन, ठीक है, निम्न में से किस उद्योग से संबंधित है? चाइल्ड ऑफ प्रोटेक्शन निम्न में से कुछ उद्योग से संबंधित है? कपड़ा उद्योग से यानी क्लॉथ मिल से, या कागज उद्योग यानी कि पेपर मिल से, या सीमेंट उद्योग से, या चीनी उद्योग यानी कि शुगर मिल से, ठीक है, या शुगर इंडस्ट्री से कहिए, इंडस्ट्री कहिए, मिल कहिए। तो 8वें का उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा डी, यानी कि चीनी उद्योग यानी कि शुगर इंडस्ट्री से, ठीक है, संबंधित है क्या? चाइल्ड ऑफ प्रोटेक्शन। क्यों? क्योंकि इसी में जो है चाइल्ड की प्रोटेक्शन की बात की गई थी सबसे पहले, किसमें? चीनी उद्योग में, यानी कि शुगर इंडस्ट्रीज में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। वित्त आयोग का संबंध है, वित्त आयोग का संबंध किससे है? राजस्व खाता से यानी कि रेवेन्यू से, पूंजी खाता से, बजट खाता से, या ऊपर के सभी से? तो 9वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, हो जाएगा ए, यानी कि रेवेन्यू अकाउंट से संबंधित है। ठीक है, रेवेन्यू अकाउंट संबंधित है क्या? वित्त आयोग। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास बैंक में शामिल नहीं है? ध्यान रखिएगा, विकास बैंक में शामिल नहीं है, उसकी बात हो रही है। नाबार्ड, सिडबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, आईडीबीआई बैंक। देखिए, विकास बैंक में ये तीनों आते हैं, नाबार्ड आता है, सिडबी आता है, नेशनल बैंक हाउसिंग बैंक आता है, आईडीबीआई जो है नहीं आता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। कुछ जान लेते हैं, और 4 विकास बैंक हैं अपने देश में, सिडबी है, नाबार्ड है, नेशनल हाउसिंग बैंक है, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है, एग्जिम बैंक है ये, ठीक है, जिसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 11 पे आते हैं। बोलोमीटर का प्रयोग किसकी माप के लिए किया जाता है? माने कि बोलोमीटर का प्रयोग किसकी मापन के लिए करते हैं? उसमें विकिरण यानी कि थर्मल रेडिएशन के लिए करते हैं, या तापमान प्रवणता यानी कि टेम्परेचर ग्रेडियंट के लिए करते हैं, भूकंप के लिए करते हैं यानी कि अर्थक्वेक के लिए, या प्रकाश की गति यानी कि स्पीड ऑफ लाइट के लिए करते हैं? तो पहले 11वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ए, यानी कि उसमें विकिरण यानी कि थर्मल रेडिएशन के लिए प्रयोग करते हैं किसका? बोलोमीटर का। प्रश्न संख्या 12 पे आते हैं। नीचे दिए गए कूट की सहायता से आपको उत्तर चुनना है। लाल रंग का परिक्षेपण यानी कि डिस्पर्शन सबसे कम होता है। ठीक है, लाल रंग की तरंगदैर्घ्यता की वेवलेंथ जो है अधिकतम होता है। तो ध्यान रखिए, बिल्कुल सही बात है, जो लाल रंग का जो है डिस्पर्शन होता है यानी कि विक्षेपण होता है, वो बहुत कम होता है। इसीलिए रेलवे में सिग्नल के लिए रेड कलर का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना है। और लाल रंग की जो है क्या होती है, वेवलेंथ क्या होती है, सबसे अधिक होती है। इसी कारण से जो है इसकी जो है डिस्पर्शन क्या होता है, सबसे कम होता है। इस बात को ध्यान रखना है आपको। तो इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ए, यानी कि ए और आर दोनों क्या है? सत्य है। आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, इसका यह उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 13 पे आते हैं। नीचे दिए गए सही युग्म का चयन करना है आपको। सीटी स्कैन जो है में एक्सरे का प्रयोग होता है, टेलीकॉम में माइक्रोवेव का प्रयोग होता है क्या, टीवी ट्रांसमिशन में रेडियो वेव का प्रयोग होता है क्या? तो देखिए, ये तीनों जो भी कूट दिए हुए हैं, युग्म दिए हुए हैं, ये बिल्कुल क्या है? सत्य है। सीटी स्कैन में एक्सरे का प्रयोग होता है, टेलीकॉम में माइक्रोवेव वेव का प्रयोग होता है, टीवी ट्रांसमिशन में रेडियो वेव का प्रयोग होता है। तीनों सत्य हैं, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऊपर के सभी सत्य हैं, बाकी क्या हो जाएंगे? ये सब गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो ऊपर के सभी सत्य हो जाएंगे, इसको याद रखना है। ऐसे प्रश्न युग्म बना के आते रहते हैं, खासतौर से साइंस में। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही चर्चित प्रश्न है, बहुत बार आया हुआ ऐसा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 14 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सी प्रक्रिया जल चक्र में शामिल प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है? देखिए, जल चक्र में क्या होता है? पहले जल होता है, ठीक है, जमीन पे,
फिर ये क्या होता है, धूप से वाष्प बनता है, वाष्प बादल बन जाता है। फिर जब बादल ठंडा होती है तो क्या बनता है, फिर जो है ये जल बन जाता है, ठीक है, वर्षा के रूप में ऐसा होता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा जल्दी बता रहा हूँ, और भी प्रक्रियाएँ होती हैं इसमें, लेकिन एक मोटा मोटा आइडिया। ठीक, तो वाष्पीकरण है नहीं, इसमें पूछ रहे हैं कि जल प्रक्रिया जल चक्र में कौन सा हिस्सा शामिल नहीं है। तो वाष्पीकरण, इवेपोरेशन, तो देखिए वाष्प बन रहा है, वाष्पीकरण हो रहा है, ऊर्ध्वापातन, सब्लिमेशन, जमना, फ्रीजिंग, फ्रीजिंग भी होता है। ठीक है, कभी कभी बर्फ़ के गोले बनते हैं, गलन यानी कि मेल्टिंग भी होती है जब बर्फ़ बनता है तो। लेकिन जो है ये वाला पार्ट यानी कि बी वाला कि सब्लिमेशन, डायरेक्ट ठोस से यानी कि डायरेक्ट बर्फ़ से गैस नहीं बनता है। ठीक है, ठोस से गैस बनना, डायरेक्ट ठोस से गैस बनना क्या होता है, ये ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन होता है, ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन है। ठीक है, इसको सब्लिमेशन कहते हैं, यानी कि डायरेक्ट बर्फ से वाष्प नहीं बनता है, ये ध्यान रखना है इस प्रक्रिया में, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 15 पे, और आज का अंतिम प्रश्न। चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, तो बताइए इसमें बताना है आपको कि जैव निम्नीकरण यानी कि बायोडिग्रेडेबल कौन नहीं है। बायोडिग्रेडेबल कौन नहीं है, यानी कि जैव निम्नीकरण कौन नहीं है। तो ऊन की चटाई बिल्कुल बायोडिग्रेडेबल होता है, ये सड़गल जाता है। चमड़े की थैला भी होता है, सड़गल जाता है। जूट की टोकरी भी सड़गल जाती है, लेकिन जो चांदी की पन्नी है ये सड़ती गलती नहीं है, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जो चांदी की पन्नी क्या है, बायोडिग्रेडेबल नहीं है, यानी कि जैव निम्नीकरण का इसका नहीं होता है। इसलिए इसके साथ जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।